आज इस क्लास में हम 78 के बाद के आर्टिकल पढ़ेंगे और साथ ही साथ इन आर्टिकल से संबंधित प्रश्नों का 30 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 79 में संसद की संरचना का वर्णन किया गया है। संसद का जो निर्माण है वो संसद का जो अंग होते हैं वो 3 अंग होते हैं। एक तो राष्ट्रपति होता है, एक राज्यसभा होता है, एक लोकसभा होता है। तो संसद की संरचना की बात जो की गई है आर्टिकल 79 के अंतर्गत की गई है। अनुच्छेद 80 की बात करेंगे तो वहां पर अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की बात की गई है। राज्यसभा कैसे बनेगी वहां पे अनुच्छेद 80 में बात की गई है। राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्य होते हैं उनकी संख्या 50 होती है। निर्वाचित सदस्यों की संख्या 238 होती है और नामांकित, जिसे राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है, उनकी संख्या 12 होती है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नामांकित सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 12 होती है, या ये पूछा जाता है कि वो किस क्षेत्र से आते हैं। तो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से आते हैं। अक्सर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी जो सभा है वो भंग नहीं की, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ये भंग नहीं होती है। आज का हमारा अगला अनुच्छेद है कि पार्लियामेंट हाउस, लोकसभा, काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि लोकसभा की संरचना का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया। तो लोकसभा की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 81 में किया गया है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 550 है। पहले ये संख्या 550 प्लस 2 रहा करती थी, जिसको हम एंग्लो इंडियन कहते थे। इसको 2019 से समाप्त कर दिया गया, 2019 से समाप्त कर दिया गया। अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है वो लोकसभा के भीतर 550 है, जिसमें राज्यों से 530 सदस्य आते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सदस्य आते हैं। वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 है और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वहीं अगर हम राज्यसभा के सदस्यों की बात करें तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। हमारा अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 82, जो कि परिसीमन से संबंधित है। अनुच्छेद 82 परिसीमन से संबंधित है, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। हर जनगणना के बाद सीटों का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो कि अनुच्छेद 82 में आता है। वो परिसीमन से रिलेटेड है। सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन देता है कि परिसीमन का संबंध किस अनुच्छेद से है। अनुच्छेद 83 की बात करेंगे तो संसद का कार्यकाल की बात करता है कि लोकसभा 5 वर्ष चलेगी। राज्यसभा जो है वो स्थायी तौर पे है। राज्यसभा जो है वो स्थायी है और हर 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य निर्वाचित होते हैं और सदस्य का जो कार्यकाल होता है राज्यसभा का वो 6 वर्ष का होता है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं इस चीज को। अनुच्छेद 84 की बात करेंगे तो संसद सदस्य की योग्यता की बात करता है। अनुच्छेद 84 जो है संसद सदस्य की योग्यता की बात करता है कि संसद का जो सदस्य वो भारत का नागरिक होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। जिस प्रकार से हम जानते हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की एज होनी चाहिए। हम अपने पहले की कक्षाओं में ये चीज पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 85 की अगर हम बात करें तो संसद के सत्र से संबंधित है। आर्टिकल 85 जो है वो संसद के सत्र से संबंधित है। राष्ट्रपति संसद को बुलाता है, स्थगित करता है। दोनों सत्रों के बीच में अधिकतम 6 माह का समय होता है। यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि दोनों सत्रों के मध्य में कितने माह का टाइम होता, तो 6 महीने का टाइम होता है। अनुच्छेद हम 86 की बात करेंगे तो राष्ट्रपति के अधिकार, संसद को संबोधित करना, संदेश भेजना, ये सारी बातें आर्टिकल 86 में की गई हैं। हम अनुच्छेद 87 की बात करेंगे तो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण प्रथम सत्र में होता है। आम चुनाव के बाद ये अक्सर देखा जाता है। हम लोग जब नई सरकार बनती है तो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है आर्टिकल 87 के तहत। हमारा अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 88, मंत्रियों का अधिकार। मंत्री संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं लेकिन वोट
तभी देंगे जब सदस्य होंगे। कोई मंत्री है संसद की में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाइयों में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन वो वोट वहीं कर सकते हैं जहां के वो मेंबर होंगे। कहने का मतलब ये है, चाहे अगर लोकसभा का मेंबर है तो लोकसभा में वोट करेंगे, अगर वो राज्यसभा के मेंबर है तो राज्यसभा के वोट करेंगे, लेकिन कार्यवाही में वो दोनों जगह की कार्रवाइयों में भाग ले सकते हैं। 89 आर्टिकल कहता है कि राज्यसभा के सभापति, जो राज्यसभा के सभापति हैं वो 89 आर्टिकल से संबंधित है, और राज्यसभा के पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। आर्टिकल 93 जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 93 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित है। लोकसभा अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। लोकसभा अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव आर्टिकल 93 के तहत करती है। आर्टिकल 94 अध्यक्ष का पद अगर रिक्त होता है तो वो त्यागपत्र, सदस्य न रहने पर, लोकसभा भंग होने पर तो अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है आर्टिकल 94 के तहत। आर्टिकल 95 की अगर हम बात करें तो अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में चर्चा की गई है। नए अध्यक्ष के चुनाव का कार्य आर्टिकल 95 में बताया गया है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 100। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अनुच्छेद 100। मतदान साधारण बहुमत पर और बराबरी पर अध्यक्ष का मत निर्णायक होता है, कि अध्यक्ष जिधर मर्जी कहे उधर वोटिंग कर सकता है, उसका मत निर्णायक होता है। अनुच्छेद 101 की बात करेंगे तो सदस्यता समाप्त हो जाती है। लाभ का पद हो या दोहरी सदस्यता है, एक ही इंसान जैसे विधानमंडल में भी मेंबर हो और यहाँ पर भी हो, तो इस तरीके से वो सदस्यता उसकी समाप्त हो जाती है। हमारा आर्टिकल 102 है, जो लाभ के पद, दिवालिया और मानसिक अस्वस्थ होने की वजह से अयोग्यता को घोषित करता है। आज का हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 संसद के विशेषाधिकार से संबंधित है। संसद के विशेषाधिकार यानी मेंबर को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो संसद का सदस्य है उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और संसद का जब सत्र चल रहा होगा तो उसे गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त होगा। अनुच्छेद 108 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 108 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है। अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक की बात करता है, दोनों सदनों में मतभेद होने पर राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। अनुच्छेद 109 जो है वो धन विधेयक से संबंधित, धन विधेयक की परिभाषा तो अनुच्छेद 110 में दे रखी, लेकिन धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होगा, राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती है। तो ये आर्टिकल 109 में है। धन विधेयक से संबंधित जो डेफिनेशन है वो अनुच्छेद 110 में दे रखी है। अनुच्छेद 111 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए, पुनर्विचार हेतु वापसी के लिए, इसमें अक्सर पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का वीटो अधिकार किस आर्टिकल में दे रखा है, तो राष्ट्रपति का वीटो अधिकार अनुच्छेद 111 के तहत दे रखा है। अब यहां से हम अपने आज के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन सॉल्व अपने हो जाएंगे। भारतीय संसद का भाग कौन कौन है, तो भारतीय संसद का भाग हम ऊपर पढ़ चुके हैं। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर भारतीय संसद का निर्माण होता है। तो राज्यसभा के नामांकित सदस्यों की संख्या कितनी है, हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि राज्यसभा के नामांकित सदस्यों की संख्या 12 है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा स्थायी सदन क्यों कहलाती है। राज्यसभा स्थायी सदन इसलिए कहलाती है क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है। लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है। राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बनने की जो आयु निर्धारित की गई है वो 35 वर्ष का होना चाहिए। संसद का सत्र कौन बुलाता है,
तो संसद का जो सत्र है वो राष्ट्रपति बुलाता है, हम ये बात ऊपर ही पढ़ के आ चुके हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतर कितने माह का होता है या कितने टाइम पीरियड का होता है। संसद के दोनों सत्रों के बीच में अधिकतम अंतर जो है वो 6 माह का होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण कब होता है। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण प्रथम सत्र में होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे ही गवर्नमेंट कोई नई चुन के आती है और पहला सत्र होता है तो उस सत्र में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। तो वैसे आमतौर पे राज्यसभा के सभापति तो उपराष्ट्रपति ही होते हैं, लेकिन जब इस तरीके का वो काम करते हैं तो वो सभापति कहलाते हैं, उपराष्ट्रपति ही। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव है वो लोकसभा ही करती है। बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत किसका होता है। तो ये भी हम पढ़ के आ चुके हैं कि बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत अध्यक्ष, अगर वो लोकसभा में चल रहा तो लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा में चल रहा तो सभापति निर्णायक मत का रोल प्ले करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संसद सदस्य की अयोग्यता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। ये काफी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, ऊपर हम पढ़ के भी आए हैं कि संसद सदस्य की अयोग्यता से संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 102 है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि संसद के विशेषाधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि संसद के जो विशेषाधिकार हैं वो आर्टिकल 105 के अंतर्गत दिए हुए हैं। हाँ, आर्टिकल 105 के संसद के विशेषाधिकार आर्टिकल 105 के अंतर्गत दिए गए हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में की जाती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में के तहत होती है या संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है। तो ये आर्टिकल 108 के तहत होती है। आज का हमारा अगला सवाल है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। आज का हमारा अगला सवाल है कि धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत होता है। तो धन विधेयक हम जानते हैं कि लोकसभा में प्रस्तुत होता है, राज्यसभा में सिर्फ सिफारिश के लिए जाता है और 14 दिनों के भीतर राज्यसभा को उस पर सहमति देनी होती है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार पीसीएस के पेपरों में और छोटे छोटे एग्जाम में ये पूछा गया कि धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 के तहत दी गई है। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन रोक सकता है। जैसा कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि राज्यसभा धन विधेयक को सिर्फ 14 दिनों के लिए रोक सकता है, 14 दिनों के लिए, इससे ज्यादा नहीं रोक पाएगा 14 दिन के लिए। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का वीटो अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और हम ऊपर पढ़ के भी आए कि राष्ट्रपति का वीटो अधिकार अनुच्छेद 111 से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संसद में मंत्री बिना सदस्य बने कितने समय तक रह सकता है। संसद में मंत्री बिना सदस्य, कहने का मतलब यह है कि कोई मंत्री बिना सदस्य लोकसभा और राज्यसभा का बने कितने माह तक रह सकता है। तो ये हम जानते हैं कि ये 6 माह तक का अपना टाइम पीरियड पूरा कर सकता है। संसद सदस्य की सदस्यता कब समाप्त हो जाती है। तो संसद सदस्य अगर त्यागपत्र दे दे तब भी उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। लाभ का पद अगर कोई ले ले तब भी उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। दोहरी सदस्यता होने पर भी वो राज्यसभा का भी सदस्य, लोकसभा का भी सदस्य, तब भी समाप्त हो जाएगी। वो राज्यसभा का सदस्य और विधानमंडल का भी सदस्य तब भी मतलब उपरोक्त सभी से उसकी इसका आंसर होगा। लोकसभा का वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है। लोकसभा में वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वो कितनी है, वो 543 है। लेकिन जो मैक्सिमम सदस्य संख्या वर्तमान में है वो 550 है। पहले 552 रहा करती थी, 2019 से एंग्लो इंडियन 2 लोगों को हटा दिया गया। वर्तमान में सदस्य संख्या की बात करें तो 543 है। हमारा अगला सवाल है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने टाइम का होता है।
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल आजीवन होता है। आजीवन होता है? आजीवन थोड़ी ना होगा, अभी ऊपर पढ़ के आओ, 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। आजीवन का मतलब राज्यसभा जो है वो भंग नहीं की जा सकती है। ठीक है, जैसे कि हर 5 वर्ष के अंतराल पे लोकसभा समाप्त कर दी जाती है, लेकिन राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, वो निरंतर चलता रहता है, आजीवन नहीं। उसका गलत मतलब। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, मेंबर का पूछा है, तो कार्यकाल मेंबर का जो है वो 6 वर्ष का है। सही है। हर कितने वर्ष में राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो हर 2 वर्ष में राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि संसद के सत्र में गिरफ्तारी से संरक्षण किसे मिलता है? तो संसद के सत्र में गिरफ्तारी से जो संरक्षण है वो संसद सदस्यों को मिलता है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि संसद की कार्यवाही में मतदान किस आधार पर होता है? तो संसद की जो कार्यवाही होती है उसमें मतदान साधारण बहुमत के आधार पर होता है। राष्ट्रपति संदेश किसे भेज सकता है? राष्ट्रपति जो है वो संदेश किसे भेज सकता है? तो राष्ट्रपति जो संदेश है वो दोनों सदनों को भेज सकता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि परिसीमन किस अनुच्छेद में है? ये काफी इंपॉर्टेंट था, हमने पहले भी बताया था कि परिसीमन की जो चर्चा की गई है वो अनुच्छेद 82 में की गई है। अनुच्छेद 82 में की गई है। इसीलिए कहते हैं कि बार बार रिकॉल करना पड़ता है, तब ये चीजें लर्न रहेंगी, अदरवाइज आप चीजों को भूल जाएंगे। ठीक है। संसद का आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि संसद का कौन सा सदन भंग हो सकता है? तो संसद का केवल एक ही सदन है जो भंग हो सकता है, वो लोकसभा। और राज्यसभा जो है उसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, वो निरंतर सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। इस तरीके से आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट करें, ताकि हम और मोटिवेट हो जाए बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाने के लिए। धन्यवाद।